गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोगों का बुक चेंज हो रही है। अभी तक हम लोग क्षितिज बुक से पढ़ रहे थे। हमने आपको 2 चैप्टर गद्य खंड से करना है, 2 चैप्टर काव्य खंड के कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरा चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। काव्य खंड में 3 चैप्टर हो गए हैं और गद्य खंड में 2 चैप्टर हो चुके हैं। तो आइए आगे हम लोगों का आज का कृतिका बुक, हमने अपनी दूसरी बुक स्टोरी बुक उठाई है और स्टोरी बुक का सेकंड चैप्टर जो है वो है मेरे संग की औरतें, जिसकी लेखिका है मृदुला गर्ग जी। और मृदुला गर्ग जी ने मेरे संग की औरतें चैप्टर की रचना किया है। इसके पहले आपका फर्स्ट चैप्टर है इस जल प्रलय में, जो आपके कोर्स से हट गया है। उससे कोई भी क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वो कोर्स से ऑलरेडी हटा हुआ है। ठीक है, तो उसकी टेंशन आपको नहीं करनी है। आपको यही आपका समझ लीजिए फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, सेकंड चैप्टर है जो हमारी पुस्तक में। हम यहीं से स्टार्टिंग करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या कहा है मृदुला गर्ग जी ने। इनके विषय में जानते हैं क्या लिखती हैं। इन्होंने सबसे पहले अपनी नानी के विषय में लिखा है। क्या इन्होंने स्वयं की कहानी लिखा है। इस स्टोरी में इन्होंने स्वयं के विषय में ही रचना किया है। कहती है मेरी एक नानी थी, जाहिर है पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। कहती है मेरी नानी थी परंतु हमने उन्हें कभी देखा नहीं। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी। उनकी माँ मृदुला गर्ग जी की जब बहुत छोटी थी तभी उनकी नानी की डेथ हो गई थी। मृदुला गर्ग जी की माँ की। ठीक है, और वो कैसी थी उस जीवन शैली को मृदुला गर्ग की माँ ने अपने जीवन में फॉलो किया है। अपने माँ के व्यक्तित्व को अपने जीवन में उन्होंने उतारा। शायद नानी से नहीं, कहानी सुन पाने के कारण बाद में हम 3 बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। इनकी 3 बहनें राइटर हैं। तो कहती हैं शायद नानी की कहानी हम लोगों ने नहीं सुन पाया, इसलिए हमें स्वयं कहानी कहनी पड़ी। मतलब स्वयं लेखिका बन जाती है ये। नानी से कहानी भले न सुनी हो, नानी की कहानी ज़रूर सुनी है। कहती है नानी की कहानी तो हमने नानी से कहानी नहीं सुना, लेकिन नानी के विषय में हमने अपनी माँ से कहानी सुनी है। इसके बाद क्या कहती है, नानी की कहानी जरूर नहीं सुनी, बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया। असली मतलब बाद में उन्हें पता चला। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ पर्दानशी औरत थी, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। लेखिका के नाना जी अपनी पत्नी को छोड़ करके, यानी उनकी नानी को छोड़ करके बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे और नानी उनकी घर में अकेली रहती थी। बैरिस्ट्री रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे तो नानी के अपने रहन सहन पर उनका कोई असर नहीं पड़ा। न उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया। नाना जी जब बैरिस्ट्री पढ़ के विलायत से आए तो वो उस रंग ढंग में ढल गए, विदेशी परंपराओं को फॉलो करने लगे। लेकिन उनकी नानी अपने ही हिसाब से रहती रही। उन्होंने उन्हें कभी रोका टोका नहीं, वो अपने हिसाब से रहती रही। न तो नाना ने नानी को कभी रोका, ना ही नानी ने नाना को कभी रोका। परंतु जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया, बहुत छोटी सी उम्र में मृदुला गर्ग जी की नानी का देहांत हो गया था। 15 वर्षीय इकलौती बेटी, जब उनकी माँ मृदुला गर्ग जी की इकलौती बेटी थी, वो 15 वर्ष की महज थी, तभी उनकी माँ का स्वर्गवास हो गया था। मेरी माँ की शादी की फिक्र ने उन्हें डराया कि वे एकदम मुँहजोर थीं। उन्हें लगा कि मैं मर जाऊंगी तो मेरी बेटी की शादी कैसे होगी। थोड़ा परेशान होती हैं। नाना से उन्होंने कहा, उस समय पर्दा प्रथा थी, नानी पर्दा करती थी। नाना से उन्होंने कहा वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। नाना से उन्होंने कहा कि आपके जो मित्र हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्यारेलाल शर्मा जी, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। अच्छा, सब दंग और हैरान रह गए।
जिस पर्दानशी औरत ने पराये मर्द से क्या खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की थी, आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती है। परंतु नाना ने वक्त की कमी और मौके की नज़ाकत की लाज रखी। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद होने के बजाय फौरन जाकर दोस्तों को लिवालाए और बीबी के हुजूर में पेश कर दिया। नाना ने सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं जब वो उनके मित्र से मिलने की बात कहते हैं, इच्छा जाहिर करती है, अंतिम इच्छा उनकी होती है। तो नाना भी परेशान हो गए और सभी लोग भी परेशान हो गए परिवार के। आखिर कारण क्या है, ये जो हमसे कभी कुछ नहीं कह सके, अपने पति से नहीं कुछ कह सके, पराये मर्द से क्या कहना चाहती है, आखिर इनकी क्या इच्छा है। लेकिन नाना जी ने ये समझा कि वक्त की नज़ाकत, समय बहुत कम है। उन्होंने ना नुकुर ना करके तुरंत जा करके प्यारेलाल शर्मा को उनके सामने प्रस्तुत कर दिया। अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरत अंगेज था और भी आश्चर्यचकित कर देने वाला था। उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। उन्होंने कहा कि ये मुझे वचन दीजिए, मेरी लड़की के लिए वर आप ढूंढेंगे। अपने पति पर उन्हें भरोसा नहीं रहा। उन्होंने उनके मित्र से कहा कि वर आप ढूंढेंगे, मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमा बरदार से हो। उन्होंने कहा, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी बेटी की शादी इनके जैसे लोगों से हो, क्योंकि ये तो विदेशी परंपरा में पूरी तरह से रच बस गए हैं और वो नहीं चाहती थी कि मेरी जैसे मैंने ज़िंदगी अपनी गुजारी वैसे उनकी बेटी भी गुजारे। आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। उन्होंने कहा, जैसे आप आज़ादी के सिपाही हैं वैसे ही मेरी बेटी के लिए दामाद ढूंढ करके उसकी शादी करवा दीजिएगा। कौन कह सकता था कि उनकी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा ज़रूर होगा जो पर्दानशी थी, कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी, किसी से कुछ कहती थी, इवन अपने पति से भी कुछ नहीं कहती थी। वो ऐसी महिला के विषय में कौन जान सकता था कि वो आज़ादी के लिए इतना जानकार है, आज़ादी के लिए इतना जुनून है उनके मन में। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में काफ़ी आज़ाद ख्याल की रही होंगी। ठीक है, उन्होंने नाना की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दिया, न उसमें साझेदारी की, परंतु अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीती रहीं। पारंपरिक घरेलू उबाऊ खामोश ज़िंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी। उन्होंने अपने पति को भी कुछ रोका टोका नहीं, लेकिन उनके पति उन्हें भी नहीं रोकते टोकते थे। अपने आप में वो स्वच्छंद थी, जो चाहे वो कर सकती थी। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी, लेखिका ने लिखा कि जैसा कि नानी ने कहा था अपने पति के मित्र से, प्यारेलाल शर्मा जी से, उन्होंने वैसे ही शादी उनकी करवाई। अब उसके आगे क्या बताती, कैसे लड़के से उनकी शादी होती है। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तहान में बैठने से रोक दिया गया था। लेखिका की माँ की शादी ऐसे लड़के से हुई जिसे ICS के एग्ज़ाम में बैठने से रोक दिया गया क्योंकि वो आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा ले चुका था और जिसके जेब में पुश्तैनी पैसा धेला तक नहीं था। केवल वो आज़ादी के लिए आंदोलनरत लड़का था, युवक था, लेकिन उसकी जेब में एक पैसा नहीं था। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हो गई। माँ जो विदेशी पिता के साथ पैसे के ऐशो आराम में पली बड़ी थी, बड़ी नाजुक थी। उनकी माँ मृदुला गर्ग जी की वो ऐसे ख्यालों में आकर के मजबूर हो गई। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उनकी इतनी भारी लगती थी क्योंकि वो देसी पहनावा पसंद करते थे, तो खादी की साड़ियाँ पहनना पड़ा उन्हें। इतनी भारी लगती थी, कॉटन की साड़ियाँ होती कि उनकी कमर बहुत दुबली पतली सी चमका खा जाती थी, लचक जाती थी, पहन नहीं पाती थी। रात रात भर जागकर वे उसे पहनने का अभ्यास करती थी। फिर भी जैसा पड़ा, जैसे घर में विवाह हुआ, जैसी संगति उन्हें मिली, उसे उन्हें बखूबी निभाने का प्रयास किया। उन्हें देखकर सास यानी मेरी दादी ने कहा था, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोछी और छीके पर टांग दी। गनीमत यही थी कि किसी ने उसे छीके पर से उतारने की पेशकश नहीं की। मतलब वो जैसी थी, स्वाभिमानी महिला थी और उन्हें उनके परिवार में सम्मान मिला क्योंकि बड़े घर से आई थी। इसका ख्याल परिवार के सभी सदस्य रखते थे। क्यों नहीं की? उसकी दो वजह थी। पहली यही कि हिंदुस्तान के तमाम वसिंदों
की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों से खासे अभिभूत थे। मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे, बस जात से वे हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोहरे रंग ढंग पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज थे। मज़े की बात यह है कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेज़ों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। गांधी, नेहरू हों या मेरे पिताजी के घर वाले, भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते जेब खाली और शोहरत सिर्फ करता रहे, दबदबा उसके शाहबी ससुर का ही था। एक आन बान शान वाले ससुर ने उनके सिरफिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी। उससे रोमांचक क्या कोई परिकथा होती। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश, नाना की रजामंदी, वे रोमांचक उपकथाएं थी जो कहानी के तिलिस्म को और गाढ़ा बना चुकी थी। दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत थी। उनमें खूबसूरती, नज़ाकत और गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुलती मिलती थी कि वे पारिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। उनसे ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। हाँ, हर ठोस हवाई काम के लिए उनकी ज़बानी राय मांगी जाती थी, पत्थर की लकीर की तरह निभाए जाते थे। यहाँ इस पैराग्राफ में लेखिका ने अपनी माँ के विषय में बताया है कि उनकी माँ की शादी उनकी नानी की वजह से ऐसे घर में हुई जो लड़का देश के लिए, आज़ादी के लिए आंदोलनरत था, स्वदेशी था, देश के प्रति उसे प्रेम था। जहाँ उनके नाना जी विदेशी परंपराओं में रचे बसे थे, लेकिन नाना ने भी नानी की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए वैसा ही किया जैसा नानी चाहती थी। यहाँ परिवार उतना आर्थिक स्थिति उसकी ठीक नहीं थी। कुल मिलाकर के देश के लिए तो आंदोलनरत थे, स्वदेशी थे, सभी चीज़ें थी, आज़ादी के लिए लड़ना जानते थे, लेकिन उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था। लेकिन गर्ग जी की माँ जो थी वो अपनी माँ के नक्शे कदम पर चली, उनकी जो अंतिम इच्छा थी उसे पूरा किया। और उनकी सास भी उनका सम्मान करती थी। निर्मला गर्ग जी की दादी जी जो थी वो भी उनकी माँ का सम्मान करती थी। पूरे परिवार के लोग उनका सम्मान करते थे, इसलिए क्योंकि उन्हें लगता था कि हमारी बहू बड़े घर से आई है, और इसलिए सम्मान करते थे घर के सभी लोग। उनसे कोई ज़्यादा काम करने के लिए नहीं कहता। बड़ी नाजुक सी जान थी वो। उनके पिता ने सिर्फ अपनी पत्नी की अंतिम इच्छा रखने के लिए उस घर में विवाह किया था, नहीं तो शायद वो अपने हिसाब से करते। लेकिन वो इतनी नाजुक जान थी, इतनी नाजुक थी, उनसे कोई काम नहीं हो पाता था ज़्यादा। बहुत दुबली पतली सी नाजुक सी थी। और उनकी सास भी उनसे इसीलिए काम के लिए नहीं कहती थी। उन लोगों को लगता था कि बड़े घर से आई हैं, बड़े बाप की बेटी हैं, इसलिए उनकी सभी लोग इज्जत करते थे। हाँ, घर में अगर कोई राय लेना होता था तो उनकी माँ से ली जाती थी, क्योंकि वो वादे की बड़ी पक्की शख्सियत वाली महिला थी, और जो एक बार कह देती थी वो अडिग होता था, और उनकी जो राय होती थी बहुत अच्छी होती थी। तो उसको मानना परिवार वालों की एक परंपरा सी थी। उसे बिल्कुल लीक की तरह माना जाता था, उसे कभी हटाया नहीं जाता था। तो बच्चों, इस तरह से लेखिका ने अपनी माँ के विषय में बताया। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते हुए सुना था, हम हाथी पे हल न जितवा करते, हम पे बैल हैं। वो कहती थी कि मेरी दादी कई बार मेरी माँ के लिए कहती थी कि हम हाथियों से हल नहीं जितवाते, क्योंकि जो काम जिसके लिए बनाया गया, की मीनिंग है कि जो काम जिसके लिए हाथी कभी हल नहीं चला सकते, ये काम बैलों का है। यानी जो मेहनती लोग होते हैं वही घर के कामकाज को संभाल सकते हैं। बचपन में ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था, जब देखा था कि हम बच्चों की ममतालू परवरिश ने मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे। दादी और उनकी जेठानियाँ ही नहीं, खुद मर्द जात पिताजी भी। कहती हैं दादी और घर की और बहुएं जो थी, दादी मेरी माँ की जेठानियाँ यानी बड़ी मम्मी लोग वगैरह थी, तो वो लोग भी मेरी माँ का सम्मान करती थी। कोई और घर के सभी पुरुष भी उनका सम्मान करते थे, कोई भी उनसे काम के लिए नहीं कहता था। पर ठोस काम न करने का ये मतलब नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था, वह भरपूर था। अपने तरीके से भी अपने भरपूर निभाती रहीं। जाहिर है कि जब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से चाहिए, जिस चीज़ से पूछ कर उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से। माँ को मेरी जुनून था आज़ादी का, और वो उसे बखूबी निभाती थी। कहती हैं, लेखिका ने स्वयं लिखा है कि उन्होंने आज़ादी के जुनून को बखूबी निभाने का
प्रयास किया। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। ना उन्होंने कभी हमें लाड किया, ना हमारे लिए खाना बनाया, ना अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दिया। उनकी माँ ने अपनी बेटियों को ना खाना बनाना सिखाया, ना भारतीय महिला होने का फ़र्ज़ अदा किया, ना ही उन्होंने पत्नी बहू होने की सीख दिया कि तुम पराए घर में जाओगी, क्या करोगी क्या नहीं, कुछ नहीं। कुछ अपनी ही बीमारी के चलते भी कुछ घर बार नहीं संभाल पाती थी, इसलिए उसमें ज़्यादा हाथ उनकी अरुचि का था। उनका ज़्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था, पढ़ती लिखती रहती थी। बाकी वक्त साहित्य चर्चा में, संगीत सुनने में, और वे ये सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा था, हमारे परंपरागत दादी दादा या उनके ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें न नाम धरते थे, न उनसे आम औरत की तरह होने की अपेक्षा रखते थे। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह पत्नी माँ बहू के किसी प्रचलित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। शाही खानदान के रोग के अलावा मेरी समझ में दो कारण आए। वे कभी झूठ नहीं बोलती थी, वो गोपनीय बात को दूसरे से जाहिर नहीं होने देती थी। ऐसी वो महिला थी। धन्यवाद बच्चों।